नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सबसे पहले तो जो लोग आरओ का और समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप लोग अच्छा एग्ज़ाम देकर आएँ। तो चलिए मुग़ल साम्राज्य को कंटिन्यू करते हैं और शाहजहाँ को आज समझ लेते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है शाहजहाँ की मुग़ल साम्राज्य में, ख़ास तौर पर दिल्ली को बसाने में। शाहजहाँ का वास्तविक नाम तो खुर्रम था, आपको पता ही है। 1627 से 58 तक का टर्म पीरियड है इनका। 3 बेसिक पॉइंट मैंने निकाले हैं शाहजहाँ के लिए। एक तो अकबर और जहांगीर की विरासत जो इनको मिली, जिनको इनको कंटिन्यू करना था। देन दक्कन नीति, साम्राज्य और विस्तार इसका जो रहा, दक्कन नीति यानी दक्षिण की नीति। और उत्तराधिकार का युद्ध हम यहाँ पर पढ़ेंगे शाहजहाँ के खास तौर पर संबंध में, कि किन दिक्कतों के बीच में मुग़ल साम्राज्य आया और फिर औरंगज़ेब शासक बना। तो यहीं से कंटिन्यू फिर औरंगज़ेब का वीडियो भी आ जाएगा। इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है इनका। 1592 में जन्म हुआ इनका लाहौर में। इनकी माता उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। और जब जहांगीर की मृत्यु हुई 1627 में, व्हेन जहांगीर डाइड, तो उस समय शाहजहाँ दक्षिण में था। तो यहीं से इनका इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, अर्लियर फेज़ में शाहजहाँ नूरजहाँ गुट में ही शामिल था एज अ खुर्रम। जुनता गुट, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था। और नूरजहाँ का जो भाई आसफ़ खां था वो शाहजहाँ का ससुर था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आसफ़ खां का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था शाहजहाँ को शासक बनाने में। और एक बात और, यहाँ पर खुसरो का जो पुत्र था, शुरुआत में जब जहांगीर की डेथ होती है तो जो खुसरो का पुत्र था दवार बख्श, उसको आसफ़ खां ने गद्दी पर बिठाया। इसको दवार बख्श को इतिहासकारों ने बलि का बकरा भी कहा है, क्योंकि जब तक शाहजहाँ दक्षिण से नहीं पहुंचा दिल्ली के तख्त पर, आगरा के तख्त पर बैठने के लिए, तब तक दवार बख्श को एक बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया गया। तो फाइनली शाहजहाँ 1628 में आगरे के सिंहासन पर बैठते हैं, शाहजहाँ के नाम से। खुर्रम इनका वास्तविक नाम था। और अपने सभी भाइयों, प्रतिद्वंदियों और दवार बख्श को अंत कर देते हैं। उनका अंत करने के बाद यहाँ 2 पॉइंट याद रखिएगा। एक तो राजा बनते समय शाहजहाँ के पास दक्कन में इनकी अच्छी पकड़ थी। इस वजह से जब दक्कन में इनकी अच्छी पकड़ थी, तो जब ये नॉर्थ इंडिया में पहुँचते हैं तो दक्कन में ज़्यादा अव्यवस्था नहीं फैलती इनके जाने के बाद। और आसफ़ खां का यहाँ बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इनको शासक बनाने में, शाहजहाँ को। तो ये भी आपको याद रखना है। 1612 में शाहजहाँ का विवाह हुआ अर्जुमन बानो बेगम से। इनको टाइटल मिला था मुमताज़ महल का। आसफ़ खां की पुत्री थी ये। और इनसे शाहजहाँ को 14 पुत्र हुए। 14 पुत्रों के ये पिता बने, जिनमें से कुछ ही जीवित रह पाए। 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ ही बचे। आप संतानें बोल सकते हैं 14 पुत्रों के स्थान पर। तो 4 पुत्र इनके थे, जिनमें सबसे बड़ा दारा शिकोह था, देन शाह शुजा, देन औरंगज़ेब और मुराद। तो पुत्रों में तीसरे नंबर पे है औरंगज़ेब। यहाँ पर आपको याद रखना है, औरंगज़ेब सबसे बड़ा नहीं था। पुत्रियों में सबसे बड़ी जहाँ आरा थी, उसके बाद रोशन आरा और गौहन आरा। तो क्रोनोलॉजिकल वे में देखें तो सबसे बड़ा दारा शिकोह है, उसके बाद जहाँ आरा है, एंड देन उसके बाद नंबर आता है शाह शुजा का, देन औरंगज़ेब का नंबर आता है। तो औरंगज़ेब देखा जाए तो चौथे नंबर पे है, लेकिन भाइयों के बीच में तीसरे नंबर पे। शासक बनने के बाद तुरंत विद्रोहों का सामना कुछ मिलता है शाहजहाँ को। जैसे पहला विद्रोह 1628 में बुंदेला नायक ने किया था। ये शाहजहाँ की जो शुरुआती धार्मिक नीतियों से उनसे चिढ़ गया था। जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था, हालांकि बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया। दूसरा विद्रोह इनके एक विश्वासपात्र खाने जहाँ लोदी ने किया था। ये एक बहुत योग्य और सम्मानित अफगान सेनानायक था शाहजहाँ का, इसने भी विद्रोह किया था, इसको भी कुचल दिया गया। तीसरा विद्रोह पुर्तगालियों का हुआ था। दरअसल अकबर और जहांगीर की परंपरा को शाहजहाँ आगे बढ़ा रहा था। मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि शाहजहाँ खुद भी एक इम्पीरियलिस्टिक या साम्राज्यवादी किंग था। तो वो किसी बाहरी शक्ति को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। तो 1632 में हुआ ये दरअसल था कि मुग़ल बादशाहों ने पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का एकाधिकार, मोनोपोली दे दी थी कि आप नमक के व्यापार पर पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो पुर्तगाली इस बात को, इसका परिणाम ये निकला कि बहुत उद्दंड और जिद्दी हो गए थे। तो फाइनली क्या हुआ, शाहजहाँ ने इनके व्यापारिक केंद्रों पर अटैक किया और हुगली पर फाइनली अधिकार कर लिया।
तो इनको एक तरह से दबाया गया। सिखों से भी शाहजहाँ की झड़प होती है। पहली झड़प 1628 में हुई, जब शाहजहाँ का एक बाज उड़कर गुरु हरगोविंद के खेवे में चला गया। गुरु जी ने इसको देने से इनकार कर दिया, तो फाइनली शाहजहाँ और हरगोविंद के रिश्ते थोड़े ख़राब हुए और एक छोटी सी झड़प मुग़ल सैनिकों और गुरु हरगोविंद के सैनिकों में हुई थी। दूसरी झड़प होती है श्री गोविंदपुर नगर को लेकर। मुग़लों ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। शाहजहाँ और सिखों के बीच में कहते हैं यहाँ से फिर जो वैमनस्य था, जो एक तरह का बैर था, वो बढ़ता चला गया। तो श्री गोविंदपुर नगर बसाया था हरगोविंद ने, ये याद रखना है आपको। यहीं से रिलीजियस पॉलिसी पर भी हम नज़र मार लेते हैं। देखिए, शासन के प्रारंभिक वर्षों में शाहजहाँ इस्लाम का रक्षक स्वयं को घोषित करता है। हमको इसके एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल है, 1636-37 के बीच में सिजदा पैबोस की प्रथा को ये समाप्त कर देता है और इसकी जगह ये इंट्रोड्यूस करता है चहार तस्लीम की प्रथा को। ये इस्लामिक प्रथा थी एक। देन इलाही संवत की जगह हिजरी संवत चलवाता है। तीर्थ यात्रा कर, जो पिलग्रिमेज टैक्स हिंदुओं पर लगता था, उसको दोबारा लगवा देता है। हिंदुओं को गुलाम मुसलमान रखने की मनाही करवा देता है। मतलब कोई अगर हिंदू है तो अपने साथ एक गुलाम या स्लेव मुस्लिम नहीं रख सकता था। गौ हत्या निषेध के आदेशों को ये समाप्त करवा देता है, जो जहांगीर और अकबर के समय से चले आ रहे थे। मतलब गौ हत्या के प्रतिबंध को ये हटवा देता है। 1633-34 में भी कुछ आदेश ऐसे जारी करता है, जैसे हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग, एक सेपरेट डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करता है। नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिराने का आदेश दिया जाता है और पुर्तगालियों के गिरजाघर को भी तोड़ा जाता है आगरा में। लेकिन परिवर्तन या चेंजेस कब आते हैं इसकी नीतियों में? जब ये दारा शिकोह और जहां आरा के प्रभाव में आता है। दोनों इसके पुत्र पुत्रियां थे। तो क्या होता है भाई, दारा शिकोह के बारे में आपका यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दारा शिकोह के संपर्क में आके जो शाहजहाँ था उसकी कई पॉलिसीज़ फिर चेंज होती हैं। वो अपने आप को काफ़ी चेंज करता है। जैसे दारा शिकोह का जन्म मैंने बताया 1615 में हुआ। लेनपुल महोदय ने, जो एक महान इतिहासकार रहे हैं लेनपुल, इनको लघु अकबर भी कहा है, छोटा अकबर, दूसरा अकबर भी कह सकते हैं। ये सूफियों के काफ़ी करीब थे दारा शिकोह, कादरी परंपरा ख़ास तौर पे। और दारा शिकोह के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे मुल्ला शाह। इसलिए दारा शिकोह कहते हैं कि एक तरह से दूसरे अकबर का जन्म हुआ था इस सदी में। और शाहजहाँ ने इनको शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने कई बहुत इम्पॉर्टेंट काम किए हैं लिटरेचर में। जैसे फ़ारसी में भगवद गीता और योग वशिष्ठ का इन्होंने ट्रांसलेट करवाया है। वेदों का संकलन करवाया है इन्होंने फ़ारसी भाषा में, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और इनकी एक बहुत फेमस किताब है नज़्म उल बहरीन। ये दो समुद्रों का संगम कहा जाता है। इस किताब के बारे में वर्ल्ड में भी काफ़ी ट्रांसलेशन इसका हुआ है, यूरोपियन भाषाओं में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो नज़्म उल बहरीन अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है, आपको याद रखना है, दारा शिकोह की है। तो यहाँ पर दारा शिकोह का काफ़ी इम्पैक्ट जब पड़ा तो शाहजहाँ ने भी अपनी काफ़ी नीतियों को बदला। साम्राज्य विस्तार देखें तो दक्षिण पर सबसे पहला कदम इन्होंने उठाया। इन्होंने 1633 में अहमदनगर पर फिर से आक्रमण किया। यहाँ पर उस समय शाहजी भोंसले भी एक अमीर के रूप में कार्य करते थे अहमदनगर पर। ये शाहजी भोंसले शिवाजी के पिताजी हैं। अभी शिवाजी का वीडियो आएगा जब हम औरंगज़ेब को पढ़ेंगे तो शाहजी भोंसले जब देखते हैं कि अहमदनगर पर मुग़लों का कब्ज़ा है तो फिर वो बीजापुर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और बीजापुर को अपनी सेवाएं देने लगते हैं। अहमदनगर पर आक्रमण होता है। निज़ाम शाही सुल्तान हुसैन शाह था यहाँ पर। इसको ग्वालियर के किले में शाहजहाँ कैद करवा देते हैं और मलिक अंबर का पुत्र उस समय यहाँ था फ़तेह खां। शाहजहाँ उसको अपनी सेवा में ले जाते हैं। मलिक अंबर पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जिसने काफ़ी राजस्व सुधार किए थे, अहमदनगर का मंत्री रह चुका था, ये आपको याद रखना है। गोलकुंडा पर भी शाहजहाँ दबाव बनाते हैं और कुतुब शाही वंश था यहाँ 1636 में, मुग़लों से ये संधि कर लेता है। यहाँ आपको याद रखना है गोलकुंडा के संबंध में कि मीर जुमला यहाँ का एक वज़ीर था, इसको मोहम्मद सैयद भी कहते हैं। ये शाहजहाँ की सेवा में आ गया था गोलकुंडा से नाराज़ होकर। उसने शाहजहाँ को कोहिनूर का हीरा भेंट किया था। ये वही कोहिनूर का हीरा था जो तख्त ताऊस में बाद में लगाया गया और बाद में नादिर शाह ईरानी आक्रमणकारी इसको अपने साथ ले गया था। 1636 में बीजापुर पे भी शाहजहाँ अटैक करते हैं। मोहम्मद आदिल शाह यहाँ का शासक था
और बीजापुर पर आक्रमण करने के बाद शाहजहां को यहाँ पर ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। अकूट धन संपत्ति तो मिलती ही है, पर इंदिरा, गुलबर्गा, बीदर, शोलापुर के किले भी शाहजहां को मिल जाते हैं। तो वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। कंधार पर बात करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने आपको जहांगीर के समय बताया था कि कंधार जो था 1622 में मुग़लों के हाथों से निकल गया था। क्यों निकल गया था? क्योंकि ईरानियों ने इस पर कब्जा किया और शाहजहां ने कंधार जाने से मना कर दिया था। अब 1629 में जो ईरानी शासक शाह अब्बास था उसकी मृत्यु हो जाती है और ईरान में आंतरिक विवाद छिड़ जाता है, यानी ईरान में उथल पुथल मच जाती है। तब जो शाहजहां रहते हैं वो कंधार के सूबेदार को अली मर्दान खां या अली मर्दीन खां को अपने तरफ कर लेते हैं और 1638 में कंधार दोबारा मुग़लों में शामिल हो जाता है। बट दिक्कत तब होती है, ये शाहजहां क्यों जीतना चाहता है कंधार को, इसका रीज़न था, आपको पता होना चाहिए, यहाँ मैं बता दूं। एक तो अपनी पुश्तैनी ज़मीन को जो बाबर के समय से कंधार के पास थी, बल्ख का अभियान, उसको करना चाहता था ये। हालांकि शाहजहां का ये जो अभियान था एक तरह से विफल हुआ। कहते हैं कि यहाँ पर शाहजहां को काफ़ी मात्रा में, मतलब करोड़ों के रूप में नुकसान भी हुआ इस बल्ख अभियान में। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन सा मुग़ल शासक था जो अपनी पुश्तैनी रियासत पाना चाहता था, वो शाहजहां है। तो इस अभियान में लगभग 40 करोड़ रुपए की शाहजहां को हानि होती है और कंधार अंतिम रूप से हाथ से निकल गया, क्योंकि जब बल्ख अभियान असफल हुआ तो कंधार में ईरानियों ने दोबारा कब्जा किया और 1648-49 में ईरानियों ने इसको दोबारा जीत लिया। आगे बढ़ते हैं, उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में भी डिस्कशन करते चलिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1657 6 सितंबर का दिन शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं और बादशाह के जीवित रहते हुए ये पहला एग्जाम्पल था जो एक ब्लडी वॉर ऑफ सक्सेशन लेकर आया, यानी उत्तराधिकार का संघर्ष लेकर आया। देखिए, ऐसा नहीं था, जहांगीर ने भी विद्रोह किया था अकबर के समय, दिल्ली सल्तनत में भी हमें कई विद्रोह देखने मिले। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की। एंशियंट हिस्ट्री में अजातशत्रु भी बिंबिसार की हत्या करता है। अशोक भी अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। लेकिन ये अशोक के अलावा, अपार्ट फ्रॉम अशोक, ये देखते हैं मिडिवल हिस्ट्री में हमको पहली बार देखने मिलता है जब शासक के जीवित रहते हुए उत्तराधिकार का एक संघर्ष शुरू होता है मुग़ल सिंहासन के लिए। तो फिर भाई क्या है, वॉर ऑफ सक्सेशन में पुत्र पुत्रियां दोनों शामिल थे। दारा शिको, औरंगज़ेब, मुराद बख्श। जहां आरा ने दारा शिको का साथ दिया, रोशन आरा ने औरंगज़ेब का और गौहन आरा ने मुराद बख्श का। शाह शुजा का साथ किसी ने नहीं दिया। हालांकि शाह शुजा को बाद में औरंगज़ेब ने धोखे से पकड़वा लिया था। तो प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए? सबसे पहला 1658 में बहादुरपुर का या बहादुरगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं। शाही सेना थी एक तरफ और एक तरफ शाह शुजा था। इसमें शाह शुजा हार जाते हैं शाही सेना से, दारा शिकोह की जो शाही सेना थी। उसके बाद उज्जैन में धर्मत का युद्ध होता है 1668 में। सॉरी, यहाँ पर 1668 लिख दिया है, इसको 1658 कीजिएगा, ये मैंने गलत यहाँ पर लिख दिया है। इसको आप 1658 याद रखिएगा, हम 10 साल थोड़ा आगे चले गए। 1658 धर्मत का युद्ध बहुत एग्ज़ाम में पूछता है। उज्जैन के समीप ये जगह है। यहाँ पर जसवंत सिंह और कासिम सिंह ने औरंगज़ेब और मुराद बख्श की सेना से लोहा लिया था, लेकिन औरंगज़ेब की इसमें जीत हुई थी कुशल सेनापतित्व के चक्कर में। कहते हैं कि जसवंत सिंह जब हार कर अपनी महारानी के पास पहुँचे तो उन्होंने इनको घर में घुसने नहीं दिया था, ऐसी कहावत है। अब कितना सच है कितना झूठ है नहीं पता, लेकिन इसमें कहते हैं कासिम खां का रोल जो था वो थोड़ा सा संदिग्ध था। कहते हैं कासिम खां ने इसमें कूटनीति का सहारा लिया और औरंगज़ेब का ज़्यादा साथ दिया था। खैर, इस युद्ध में तो औरंगज़ेब की जीत हुई। इसके बाद 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है। औरंगज़ेब और मुराद की सेना एक तरफ थी और एक तरफ दारा शिकोह की शाही सेना थी। याद रखिएगा, दारा शिकोह को शाहजहां का पूर्ण समर्थन था और शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह मुग़ल सल्तनत संभाले। इसमें भारत के भाग्य का फैसला हो गया और फाइनली दारा शिकोह की हार होती है। और जीत औरंगज़ेब की क्यों होती है? वाई औरंगज़ेब वन? रीज़न क्या? बहुत सिंपल। औरंगज़ेब का एक तो कुशल सेनापतित्व, कंपेयर टू दारा शिकोह वो बहुत ज़्यादा केपेबल ऑफ था और दक्षिण का एक बहुत अच्छा उसको एक्सपीरियंस था। दूसरा, मुसलमान सरदारों का यहाँ विश्वासघात था।
दारा शिकोह के साथ। ज़्यादातर मुसलमान सरदार जो थे वो औरंगज़ेब की तरफ थे, दरबार के भी और साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के भी। खजवा का युद्ध भी होता है 1659 में। इसमें औरंगज़ेब मुराद को पराजित करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट देवराय की लड़ाई जो होती है, अंतिम रूप से औरंगज़ेब दारा शिकोह को पराजित करते हैं। और एक जजों के पैनल ने औरंगज़ेब दारा शिकोह को मृत्युदंड सुनाया। कहते हैं बर्नियर इसका प्रत्यक्ष गवाह था जब दारा शिकोह की लाश को पूरे दिल्ली में घसीटवाया गया और फाइनली हुमायूं के मकबरे के पास इनको दफना दिया गया। हुमायूं के मकबरे में इनको दफना दिया गया। अब शाहजहां के जो अंतिम वर्ष हैं वो आगरा के किले में शाह बुर्ज के पास गुजरते हैं बंदी के रूप में। जहां आरा इनकी सेवा करती है वही जहां आरा जो दारा शिकोह की सपोर्टर थी। और 1666 में शाहजहां की भी डेथ हो जाती है और ताजमहल में इनको दफना दिया जाता। तो अंतिम 8 वर्ष कहते हैं काफ़ी कष्टमय इनके बीते शाहजहां के। तो ये शाहजहां की कहानी थी, आप इसको पॉज कर करके देखिएगा। लेकिन शाहजहां के चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है आर्किटेक्ट, कला व स्थापत्य। वास्तुकला का कहते हैं गोल्डन एरा है, स्वर्ण काल है। कैसे है भाई? 2 तरह की इमारतें हमको देखने मिलती है शाहजहां के टाइम, एक आगरा की इमारतें और एक दिल्ली की। पहले आगरा की इमारतें देख लेते हैं क्या क्या बनवाई हैं इन्होंने। जैसे आगरा के किले में पहली इमारत इनकी है दीवाने आम, फिर उसके बाद दीवाने खास और फिर मोती मस्जिद। एक मोती मस्जिद याद रखिएगा औरंगज़ेब ने भी बनवाई है दिल्ली में। ये मोती मस्जिद आगरा में है, ये ज़्यादा बड़ी है और काफ़ी फेमस भी है। तो ये मोती मस्जिद आगरा के किले में बनवाई है शाहजहां ने। याद रखिएगा सभी संगमरमर से बने हैं, लेकिन संगमरमर की पहली इमारत है दीवाने आम, ये इम्पॉर्टेंट है। संगमरमर का काम शाहजहां ने पहले शुरू किया, बड़े मात्रा में यूज़ करना। आगरा के किले में कुछ और हैं, जैसे शीश महल है, खास महल है, नगीना मस्जिद है और जामी मस्जिद है जिसको जहां आरा ने बनवाया था। जामी मस्जिद ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है, यूपीपीएससी में अक्सर पूछ लेता है। आरओ का एग्ज़ाम है, शायद आपके काम ये आए फैक्ट। तो जामी मस्जिद जहां आरा ने बनवाई थी। दिल्ली में इमारतें हैं, पहला मुग़ल था याद रखिएगा शाहजहां, तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है 1638 ईस्वी में। और यहाँ पर एक नया नगर बसाता है शाहजहानाबाद और उसको अपनी नई राजधानी के रूप में घोषित करता है। 1648 तक बनकर ये तैयार हो गई थी शाहजहानाबाद। तो लाल किला सबसे पहले बनवाया दिल्ली में इसने शाहजहां ने। चतुर्भुज आकार का है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स याद रखिए लाल किले के बारे में। जैसे इसके पश्चिमी द्वार को हम कहते हैं लाहौरी दरवाज़ा। लाल किले के पश्चिमी द्वार को क्या कहते हैं? लाहौरी दरवाज़ा। और दक्षिणी द्वार को कहते हैं दिल्ली दरवाज़ा। ये आपको याद रखना है। पश्चिमी द्वार को लाहौरी दरवाज़ा और दक्षिणी द्वार को हम कहते हैं दिल्ली दरवाज़ा। दिल्ली के किले में दीवाने आम, दीवाने खास भी है। तो दीवाने आम में खासियत क्या है? इसके पीछे की दीवार में बना कोष्ठ है और इस कोष्ठ में रखा हुआ है तख्त ए ताओस, जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन। इसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ है। शाहजहां या मुग़ल किंग इस पर बैठता था और जनता की समस्याओं को सुनता था, आपको याद रखना है। 1739 में जब नादिर शाह ने अटैक किया और मुग़ल सेना को करनाल के युद्ध में हराया, तो नादिर शाह इसे अपने साथ ले गया था। तो ये एक फैक्ट और है मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर हम इसको रिवाइज़ करेंगे। दिल्ली में यहीं पर लाल किले में रंग महल भी बहुत फेमस है। न्याय का तराजू यहाँ पर है, मिलेगा आपको। इस पर यूरोपियन प्रभाव देखने के लिए मिलता है। देन दीवाने खास, इसमें अंदर की छत चांदी की बनी हुई है और संगमरमर, सोने और पत्थर की सजावट भी आपको देखने को मिलेगी। बहुमूल्य पत्थर देखने मिलेगा आपको। कहते हैं यहाँ अमीर खुसरो की एक सेइंग है, इसको लिखा गया है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है। ये अमीर खुसरो की एक कोटेशन है, उसको यहाँ डाला गया है। जामा मस्जिद भी दिल्ली की बहुत फेमस है। 3 कारणों से बहुत जाना जाता है। कहते हैं एशिया की बहुत बड़ी मस्जिद है। एक तो विशाल द्वार के कारण जानी जाती है, विशाल द्वार इसका बहुत बड़ा, गुंबदाकार मस्जिद है और ऊंचे मीनारे हैं यहाँ पर। 1648 में बनकर ये भी तैयार हुई, लाल किले के ही पास में है। और फूलदार अलंकरण की मेहराबें हैं इसमें, ये अक्सर पूछता है, फूलदार अलंकरण की मेहराबें हैं जामा मस्जिद में। लास्ट बट नॉट लीस्ट ताजमहल के बारे में तो आपने सुना होगा। 1632 से 53 के बीच में बनकर तैयार हुआ।
22 साल लगे इसको बनने में और 9 करोड़ की लागत से बना है। मुग़ल वास्तुकला का चरम देखने मिलता है हमको यहाँ। आगरा में मुमताज़ महल का मकबरा है ये। मुमताज़, मैंने अभी बताया, मुमताज़ महल जो इनकी बहुत प्यारी इनकी बीवी थी, उनके नाम पर इन्होंने इनके एक मकबरा बनवाया, वहीं कब्रगाह है इनका। मुख्य स्थापत्यकार इसके उस्ताद अहमद लाहौरी थे और इनको शाहजहाँ ने नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। ये एग्ज़ाम में पूछता है, नादिर उल असरार की। पेत्रा द्योरा टेक्निक को यहाँ यूज़ किया गया है। यह एनसीईआरटी का फैक्ट है, आपको याद रखना है। ये इटालियन टेक्निक है, इसको यहाँ पर यूज़ किया गया है, पेत्रा द्योरा। इसमें करते कुछ नहीं है, इसमें दरअसल संगमरमर की जो ईंटें होती हैं उसको हीरे जवाहरातों से सजाया जाता है जिससे चमक बरकरार रहे। इटालियन टेक्निक है ये। तो अक्सर आपने ताजमहल को देखा होगा, उसकी चमक जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमेशा हालांकि उसका ख्याल रखता है, लेकिन चमक बरकरार रहती है। दुनिया के 7 अजूबों में इसको शामिल भी किया गया है। इसके अलावा भी कई इमारतें हैं, कई चीज़ें आपको मिलेंगी दिल्ली में, जैसे दिल्ली गेट है, तुगलकी गेट है आपको मिलेगा, या इसके अलावा तुर्कमान गेट है, या अजमेरी गेट है, कश्मीरी गेट है। ये सब आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेंगे जो शाहजहाँ की इमारतें हैं। तो वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा। शाहजहाँ के बारे में मेरे ख्याल से इतनी जानकारी पर्याप्त है। बाकी जब मैं मुग़लों के बारे में एक होल फेस धार्मिक नीति बताऊंगा तो उसमें सभी को, अकबर से लेकर औरंगज़ेब तक कवर करूंगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसको, चैनल को।